नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं यूएस के एक बिल की, और ये बिल अगर कानून बन गया तो भारतीय जो कंपनियां हैं, जो सीडीएमओ कंपनियां हैं, वो आखिर किस प्रकार से इसके कारण फ़ायदे में रहेंगी और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ़ायदे में रहेंगी, इस वीडियो में आज इस बात की चर्चा करेंगे। तो जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, या ये कहें कि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, उस बिल का नाम है यूएस बायोसिक्योर एक्ट। और ये जो बिल है हाल ही में यूएस की सेनेट द्वारा पारित कर दिया गया, और अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ये पारित हो गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे अपनी मोहर लगा दी तो ये कानून बन जाएगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये बायोसिक्योर एक्ट आखिर क्यों पारित किया गया, क्या एग्जैक्टली इसके प्रोविजंस हैं जो भारतीय कंपनी को बेनिफिट करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि यूएस बायोसिक्योर एक्ट है क्या। तो देखिए, इस कानून के माध्यम से जो अमेरिकी सरकार है वो ये चाहती है कि जो अमेरिकन नागरिकों का जो डेटा है, जेनेटिक डेटा है या हेल्थ संबंधी डेटा है, वो किसी दुश्मन देश के हाथ में नहीं पड़े। अब वो क्यों नहीं पड़े, उसका क्या फ़ायदा उठा सकता है दुश्मन देश, उसकी आगे चर्चा हम करेंगे। स्पेशली इस जो कानून का जो टारगेट है वो चाइना है, और जो अमेरिकी सरकार को ये भय है कि बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनीज जिनके साथ जो अमेरिकन गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट जो लैब्स हैं और जो प्राइवेट संस्थान हैं, वो इन चाइनीज़ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और उन चाइनीज़ कंपनीज़ का चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ क्लोज लिंक है। और इस क्लोज लिंक के सहारे जो अमेरिकन डेटा, अमेरिकन सिटीज़न का जो डेटा है वो इन कंपनीज़ के पास है, इन चाइनीज़ कंपनीज़ के पास है, और इन चाइनीज़ कंपनियों के थ्रू अमेरिकन लोगों का जो डेटा है वो चीन के पास है। तो अब जानते हैं कि भाई चीन की सरकार जो है इस डेटा का क्या करेगी। वो देखिए, पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर जेनेटिकली ट्रेस करना हो तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस जेनेटिक डेटा के थ्रू आसानी से उस व्यक्ति को ट्रेस कर सकती है। देखिए, वैसे ये सुपरफिशियल लगती है बात कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन जब इंटरनेशनल स्पाइंग का लेवल आता है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ जहाँ पर आप अपनी जो पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का जेनेटिक डेटा अगर किसी दुश्मन देश के हाथ में पड़ जाए तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी चीज़ ये अमेरिकन नागरिकों की प्राइवेसी। तो अमेरिकन सरकार या और अमेरिकन जनता जो है वो अपनी प्राइवेसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, तो वो नहीं चाहते कि डेटा जो है किसी और के हाथ में, स्पेशली दुश्मन देश के हाथ में पड़े। तीसरी चीज़ ये है कि इस डेटा के थ्रू ऐसा भय होता है कि कोई भी दुश्मन देश इस जेनेटिक डेटा के थ्रू कोई भी दुश्मन देश ऐसा जो बायोलॉजिकल वायरस बना सकता है जो आपके ऊपर असर करेगा, आपके जेनेटिक जो आपकी कंडीशन है उसको देखते हुए आपके ऊपर असर करेगा और बाकी लोगों के ऊपर असर नहीं करेगा। तो और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि एआई के इस्तेमाल से उस जेनेटिक कोड का मैनिपुलेशन करके न जाने क्या क्या जानकारी, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो अमेरिकन सरकार है उसने स्पेशली 3-4 चाइनीज़ कंपनियों के नाम लिए। तो बीजीआई ग्रुप उनमें से एक है, दूसरी है वूशी एपटेक, WUXI वूशी एपटेक, APPTECH, तो वो दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी है MGI टेक, और ये जो तीनों कंपनीज़ हैं ये बड़ी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी, साथ ही साथ अमेरिकन लैब्स, प्राइवेट रिसर्च लैब्स और फार्मा कंपनीज़ के साथ काम कर रही है। तो इन सबको रोकना जो है ये यूएस बायोसिक्योर एक्ट का एक मेन एम है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य देश जिनको यूएस अपना दुश्मन मानता है, उनमें से जो है नॉर्थ कोरिया है और रशिया है। तो ऐसे 3-4 देशों में, जो 3-4 देशों के ऊपर अपने डेटा से संबंधित नियंत्रण लगाने के लिए ये कानून पास किया गया है। अब इसमें होने वाला क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो तो ऐसी किसी भी कंपनी से जिनका जिक्र इस लॉ में किया गया उनके साथ काम नहीं कर सकती, वो तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिसर्च लैब्स हैं जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपने फंडिंग के थ्रू, वो भी ऐसी कंपनीज से, यानी ऐसे
दुश्मन देश की कंपनीज के साथ अपना कोई एसोसिएशन नहीं रख सकती। अब बात करते हैं यूएस की फार्मा कंपनीज की। तो यूएस की फार्मा कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के डायरेक्टली नियंत्रण में है, यानी यूएस गवर्नमेंट के ना तो वो डायरेक्ट नियंत्रण में है, ना ही उनको कोई फंडिंग की आवश्यकता होती है यूएस गवर्नमेंट से। तो उन कंपनीज को यूएस गवर्नमेंट इस लॉ के माध्यम से डायरेक्टली जो है प्रेशराइज इस बात के लिए करेगी कि वो चाइनीज़ कंपनीज जो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कंपनीज हैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखे। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय कंपनीज़ हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से, जैसे अगर आप हमारे वीडियोस पिछले देखते आ रहे हैं तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात की जिसमें एक व्यक्ति के पास कोई डिज़ाइन होता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट होता है। भाई किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है तो वो डिज़ाइन तो बहुत अच्छी बना सकता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज नहीं है। और जो दूसरी कंपनी होती है वो है मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट। तो जो डिज़ाइन करने वाली कंपनी है वो आउटसोर्स करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो सेम वो सिस्टम है वो यहाँ पे जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है या कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर भी काम होता है। तो एक कंपनी है फार्मा कंपनी, वो ये कहती है मेरा जो स्किल है वो ड्रग की डिस्कवरी में है, यानी कि किस तरह की ये ड्रग होगी इस बात की डिस्कवरी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो किस तरीके से बनेगी और एग्जैक्टली वो ह्यूमन किस तरीके से ऐसा बनाया जाए कि वो प्रॉपर प्रोसेस से हो, वो जो है ह्यूमन ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो जाए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये काम मैं किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दूं। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं जो ड्रग डिस्कवरी के बाद के स्टेप्स जो पूरा करती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अगर वो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी पैकेजिंग की जाती है और उनकी सप्लाई की जाती है किसी अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिहाफ पर। जब यूएस बायोसिक्योर एक्ट में जो चाइनीज़ कंपनीज़ को डिसअलाउ किया जाएगा कि भाई अमेरिकन कंपनी कोई इन चीज़ उनको आउटसोर्स नहीं करे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, तो होने वाला क्या है कि जो यूएस कंपनीज़ हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिसर्च के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के लिए ढूंढना पड़ेगा और उसमें से जो पहला नाम आता है वो भारत का आता है। तो जानते हैं कौन सी कंपनीज ऐसी है, जो कौन सी संभावित कंपनीज ऐसी हैं जो इस यूएस बायोसिक्योर एक्ट से लाभान्वित हो सकती हैं। उसमें जो पहला नाम आता है वो है डिवीज़ लेबोरेटरीज़ का। तो डिवीज़ लेबोरेटरी बड़ा ही जानी मानी कंपनी है, मुरली डिवी इसके प्रमोटर हैं और ये जो है ये जेनरिक एपीआई में, कस्टम सिंथेसिस में और न्यूट्रास्यूटिकल जो तीन इनके वर्टिकल हैं। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जेनरिक एपीआई और कस्टम सिंथेसिस है ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एरियाज़ हैं। तो जेनरिक एपीआई की मैं बात करूँ तो ये ग्लोबल लीडर हैं जेनरिक एपीआई में। इनके पास 30 जेनरिक एपीआई अभी मौजूद है, यानी आप बताइए कि भाई कौन सी दवाई आपको प्रोड्यूस करनी है और उस तरह की एपीआई ये प्रोड्यूस करके अपने प्लांट से दे देंगे। इसके अलावा 6 और जो जेनरिक एपीआईज हैं वो R&D स्टेज पर इनके हैं। फिर कस्टम सिंथेसिस की बात करूं तो कस्टम सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आखिर कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है और कौन सा ऐसा बेस्ट रॉ मटेरियल है जिसके मार्फत ये जो दवाई जो आपने डिज़ाइन की है ना इसको बनाया जा सके। तो कस्टम सिंथेसिस इस चीज़ को बोलते हैं। तो दोनों ये जो जेनरिक एपीआई से रिलेटेड और कस्टम सिंथेसिस से रिलेटेड काम है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो डिवीज़ लेबोरेटरी एक यूएस बायोसिक्योर एक्ट का जो है एक लाभार्थी हो सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,74,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है 15.4 है, डेट टू इक्विटी नील है, P 76 का है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस कंपनी की पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और अभी साल 6 महीने से इसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कितनी भी परफॉर्मेंस इसकी ख़राब हो गई लेकिन इस शेयर का जो P है वो कम नहीं हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करूं तो
18% इनकी सेल बढ़ी है और 38% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। प्रमोटर के पास 52% है, FII DII दोनों के पास मिलाकर 39% है और पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, वो है 9%। दूसरा जो शेयर है इस क्षेत्र में जो इस US बायोसिक्योर एक्ट से लाभान्वित हो सकता है वो सिंजीन इंटरनेशनल जो है बायोकॉन ग्रुप की एक कंपनी है और ये लीडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये सिंजीन इंटरनेशनल करती क्या है, तो देखिए सिंजीन इंटरनेशनल है, ये जो दवा कंपनियां हैं, जो बड़ी दवा कंपनियां हैं, उन दवा कंपनियों को जो ड्रग डिस्कवरी में मदद करती है, यानी अर्ली स्टेज से उनके साथ एसोसिएट हो जाती है। तो ड्रग डिस्कवरी में मदद करना, उसके बाद उनको ये सजेस्ट करना कि आखिर कौन सा रॉ मटेरियल जो है इसमें इस्तेमाल किया जाए और कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू ये दवाई बनाई जा सकती है ताकि ये ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद अल्टीमेटली ये उसको बना के और टेस्ट करके भी देते हैं। तो इनका जो मार्केट कैप है वो 25,300 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 12 रुपये का कर्जा है। जो ROE है वो लोअर मिडिल रेंज में है 10.5 का, लेकिन P जो है वो 50 का है। अब आप इसका ये परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल और 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, आप फ्लैट मान सकते हैं उस परफॉर्मेंस को। लेकिन प्रमोटर के पास 53% है, FII DII के पास 41% है टोटल मिलाकर और पब्लिक के पास 6%। अब आप दो चीज़ डिवीज़ लैब और जो सिंजीन इंटरनेशनल को देखेंगे तो एक पैटर्न आपको पता लगेगा कि जो FII DII का जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा और पब्लिक की बहुत कम। इसका कारण क्या है ये मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस करूँगा। तीसरी जो कंपनी है वो न्यूलैंड लैब है। अब ये जो न्यूलैंड लेबोरेटरी है ये 2 एरियाज़ में ये जेनरिक API तो बनाती है, साथ ही साथ ये कहें ब्रॉडली तो ये CMS और GDS में, CMS का मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स और जो GDS है वो जेनरिक ड्रग सबमिशन। तो ये जो CMS है यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें ये बताती है कि किस तरह की केमिस्ट्री यूज़ की जाए जिससे ड्रग जो है वो सेफ़ बने, किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए, तो वो उस चीज़ को CMS बोलते हैं। जो GDS है यानी जेनरिक ड्रग सबमिशन, वो पेपर वर्क है जिसमें मैनुअल तैयार किया जाता है कि ड्रग्स के बारे में मैनुअल तैयार किया जाता है कि ये दवाई किस तरीके से काम करेगी। और ये जो पेपर वर्क है ये अब जो ड्रग वाली जो अथॉरिटी होती है कोई, जैसे FDA है अमेरिका की, तो वो वहाँ पर सबमिशन के ये काम आती है। तो उसमें ये न्यूलैंड लेबोरेटरी फार्मा कंपनीज़ के लिए मैनुअल तैयार करके देती है। अब न्यूलैंड लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूँ तो 20,700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE जो है लगभग 15% है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, मतलब रीजनेबल डेट टू इक्विटी है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 10 रुपये का कर्जा है, लेकिन P 157 है। 3 साल की सेल 16% बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट साल दर साल 47% बढ़ा है। लेकिन पिछले 12 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक है। पिछले 12 महीनों में सेल जो है 19% गिरी है और 59% इनका प्रॉफिट गिरा है। जो प्रमोटर के पास 33% है, FII DII के पास 33% और पब्लिक के पास 34% है। अब डिस्कस करते हैं इस बात को कि आखिर जो DII और FII के पास इतना बड़ा सिग्निफिकेंट चंक क्यों है, चाहे वो आप डिवीज़ लैब में देखें, चाहे सिंजीन इंटरनेशनल में देखें और चाहे आप न्यूलैंड लेबोरेटरी में देखें, और जबकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है एक्सेप्ट डिवीज़ लेबोरेटरी के, जो हाल ही में पिछले इनके 6-8 महीने से इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आया है। उसका कारण ये है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो काम 1990s में IT ने भारत के लिए किया, यानी कि बहुत विशाल जो इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, तो ये जितने बड़े बड़े जो US के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं तो वो आउटसोर्सिंग के लिए भारत में आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO और CRO जैसे सेक्टर्स है ना, आगे बहुत ही ज़्यादा बड़े बनने वाले हैं और यही कारण है कि FII और DII का स्टेक इतना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी भी CDMO या CRO कंपनीज़ होती हैं
इनमें टाइम लगता है क्योंकि ये रिसर्च का काम है और इनका जो रेवेन्यू है वो इस तरीके की चीज़ नहीं होती कि आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी और उसको फिर सेल कर दी। तो किसी भी रिसर्च, तो इनका जो रेवेन्यू होता है ना और प्रॉफिट होता है वो लंपी होता है। लंपी का मतलब ये, जब आपका कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर हो गया और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो वहाँ से अचानक से आपका रेवेन्यू आना शुरू हो गया, वरना आपका जो टाइम है वो, खर्चा तो आपका फिक्स कॉस्ट तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आपका रेवेन्यू जो है ना वो उतना नहीं आता है। और इसके अलावा जो कुछ और कंपनी है जो CDMO और CRO सेक्टर में हैं, जो भी US बायोसिक्योर एक्ट के कारण लाभान्वित हो सकती हैं, उसमें लॉरस लैब है, पिरामल फार्मा है, जुबिलेंट फार्मोवा है। मेरी राय पूछी जाए तो मुझे इसमें सबसे अच्छी जो कंपनी है ये डिवीज़ लैब लगती है। हालांकि इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है और इसका पी भी ज़्यादा है, लेकिन इसका पी जैसे मैंने बताया, ये कितनी भी इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, शेयर की परफॉर्मेंस, लेकिन इसका पी कम नहीं हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 रुपये का डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। उसके अलावा इसका जो मूवमेंट है या तो वो फ्लैट रहता है या हल्का सा अपसाइड में रहता है। तो मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दिया, उस पर इन कंपनीज़ का आप अध्ययन कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में अवश्य पूछें कि शेयर को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, या अगर आपके पास हो तो बेचना है या नहीं बेचना है। मेरी किसी भी शेयर में बेचने या ख़रीदने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।